नमस्कार भाऊ। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। भाऊ, पहले चरण में 152 सीटों पर बंगाल में मतदान हो गया और 10% ज्यादा मतदान 2021 के मुकाबले। क्या संदेश, क्या इशारा। नहीं, इशारा नहीं, ये लोग दिखा देते हैं। देखो, हम लोग देखना नहीं चाहते, ये प्रॉब्लम होता है। सूरज उगने से मतलब नहीं होता, आंख खुली होनी चाहिए, नहीं तो अंधेरा ही अंधेरा है। तो जो दिखाई देता है उसके बजाय अगर आंख बंद रहती है ना, तो दिमाग से देखना शुरू हो जाता है। और दिमाग से देखते हो आप तो जो चाहिए वो देख सकते हो, कौन सी बड़ी बात है। तो इसलिए कहने का मतलब ये है कि ये हो रहा था, लेकिन मीडिया देखना नहीं चाहता। मीडिया अभी न्यूज़पेपर नहीं ना, व्यूज पेपर जैसे क्या व्यूज चैनल बन गए, तो उनको दिखाई नहीं दे रहा था। देखो, ऐसा मुझे एक बात बताओ आप, कि तमिलनाडु हो, आसाम हो, केरल हो, वहां भी चुनाव थे, वहां भी एसआईआर हुआ, लेकिन एक खबर तक हमको सुनने नहीं मिली कि भाई एसआईआर में गड़बड़ी हो रही है, लोग नाराज है, जिंदा है, उनके नाम कट गए। ये कहीं केरल, तमिलनाडु, असम से खबर तक नहीं है। अकेले बंगाल में ये क्यों हो रहा है? मतलब साफ है कि आप उसकी राजनीति कर रहे थे और पूरा मीडिया उस पर छा गया था। चुनाव आयोग को रोज के रोज गाली दे रही थे। और हाँ, चुनाव आयोग को गाली दे रहे, आ जाओ आ जाओ, हमारे कैमरे के सामने आ जाओ। अगर चुनाव आयोग गलत कर रहा है तो तमिलनाडु में कोई तकरार क्यों नहीं कर रहा है? देखो, कोरोना दुनिया में फैल गया, उसका सबसे बड़ा सबूत था कि कहीं ना कहीं लोगों को बाधा हो रही थी। टेस्ट किया तो मिल रहे थे और उनको अलग से रखा गया था, क्वारंटाइन में रखा गया था। हर कोई उसकी बाधा के डर से मास्क लगाने लगा था, सोशल डिस्टेंसिंग चल रहा था। तो हर जगह हो रहा था ना, सिर्फ बंगाल में हो रहा है और बाकी जगह कोई कोरोना विरोना नहीं है, ऐसी तो बात नहीं थी। अगर एसआईआर जिस ढंग से होना था और ममता ने वही गलती कर दी, बाकी जगह कोई आखिरी मोमेंट तक उसका रिवीजन हो रहा है, अभी लिस्ट पूरी नहीं हुई, ना आसाम में हुआ, ना तमिलनाडु, ना केरल में। तो जो भी उनके भी थे, उनका नुकसान किसने किया? ममता ने किया। समझो, जो काटे हैं वो सब ने, कुछ ना कुछ तो गलतियां होगी। लेकिन जो ममता के भी वोटर थे, अगर उनके नाम जिंदा होते हुए या वो एग्जिस्ट करते हुए काटे गए, तो उसकी जिम्मेदार कौन है? ममता है, क्योंकि उन्होंने ये काम लंबा खींचा, जो काम और राज्यों में पहले से पूरा हो गया था। और काटने के बाद, एसआर के बाद भी अच्छा चुनाव हो सकता है, अच्छा वोटिंग हो सकता है, ये अगर हमको बिहार ने दिखाया था। लेकिन ममता का प्रॉब्लम क्या है समझो। ममता का प्रॉब्लम यह है कि बहुत सारे, आपको मालूम है ना, कि अगर कोई भी स्कीम में गवर्नमेंट का सब्सिडी मिलता है तो झूठे मूठे नाम आएंगे। हमारे महाराष्ट्र में हो गया ना, पहले राउंड में लाडली बहना, जो लाड़की बहन योजना थी, उसमें जितने कुछ 2-3 करोड़ महिलाओं को मिला था, बाद में छटनी हो गई तो उसने कितने बोगस है वो निकाले गए। तो छटनी तो होनी चाहिए ना, या झूठे लोगों को जाने चाहिए। तो ये चुनाव आयोग जो काम कर रहा था वो कोई नई बात नहीं थी, लेकिन ममता को ये डर था कि हम, वो कल भी बोली थी 4 बजे के बाद क्या होता है देखेंगे। तो इसका मतलब 4 बजने के बाद जो बोगस वोटिंग था वो हम कर लेते हैं। तो ये उन्होंने पिछली बार भी किया, उसके पहली बार भी किया था। तो ये करने में सिर्फ कार्यकर्ता और गुंडा नहीं थे, सरकार के कर्मचारी थे। बंगाल राज्य सरकार के कर्मचारी थे जो चुनाव आयोग के बन के काम कर रहे थे, लेकिन प्रैक्टिकली ममता को जिताने के लिए बोगस वोटिंग का काम कर रहे थे। पुलिस वहां की, उस पर तो दुनिया का भरोसा नहीं है। तो इस बार ये प्रिकॉशन ली गई थी कि भाई, वोटिंग सेंटर जो है वहां से 100 मीटर तक पुलिस भी नहीं आ सकती बंगाल की। पूरा सीआरपीएफ के हाथ में दिया था, अंदर सीसीटीवी लगे थे। उसके बावजूद इतना बड़ा वोटिंग हो गया, नाम काटे गए, गुंडागर्दी नहीं हुई और वोटिंग बढ़ी। मुझे याद आता है 1995 की बात है, वो
सेशन का जमाना था, पहली बार चुनाव आयोग बहुत स्ट्रिक्ट हुआ था। ये जो राधा कृष्ण विखे पाटिल है, हमारे मिनिस्टर है महाराष्ट्र में, उनके पिताजी बहुत पुराने चावल है, 71 से चुनाव लड़ते थे। उन्होंने मुझे एक धक्कादायक खबर दी कि ये सबसे पहला चुनाव है, मैं जितने चुनाव 70 की दशक से लड़ा हूं, ये पहला चुनाव बिल्कुल सस्ते में हो गया। क्यों सस्ते में हो गया? क्योंकि चुनाव आयोग आयुक्त होकर सेशन ने जो रूल बनाए थे कि भाई पर्चा भरने के लिए आ रहे हो, तुम्हारे साथ 100 लोग हैं, इसका मतलब तुमने उनका चाय पानी किया है, उनको नाश्ता दिया है, तो चाय की कीमत कितनी है? 2 रुपए, नाश्ते की कीमत है 5 रुपए, पर हेड 7 रुपए लगा दो, इसके खर्चे में लगा दो। तो लोग ढोल नगाड़े वगैरह लेकर आना बंद हो गया था, और उसके बावजूद सबसे मैक्सिमम रिकॉर्ड ब्रेक वोटिंग हुआ था। तो ये बात होती है, अगर चुनाव में रिकॉर्ड ब्रेक वोटिंग हुई है, उसका मतलब साफ है कि सफाई बिल्कुल अच्छी तरह से हो गई है, अच्छी तरह से हो गई है। बोगस वोटिंग का कोई चांस ही रखा नहीं है। और वहां ममता दीदी पिछले 3 महीनों से छटपटा रही है एसआईआर के खिलाफ, क्योंकि बोगस मरे हुए लोग हैं, माइग्रेट हो गए लोग हैं, उनके भी नाम है तो रखो, उनकी उनकी नाम पर हम बोगस वोटिंग करेंगे। हमारे लोग अंदर चुनाव आयोग का कर्मचारी बनकर ममता का कर्मचारी बैठा है, पुलिस ममता की है, गुंडे ममता के हैं। और एक बात जो लास्ट मोमेंट में उन्होंने कर दिया कि 36 घंटे बाइक नहीं चलेगी। तो बाइक का क्या रहस्य है? तो बाइक का रहस्य ये था कि कॉलोनी के बाहर जाके खड़े रहो और रा 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 आवाज निकालो सिर्फ, तो कॉलोनी में लोगों को पता चलता है टीएमसी का गुंडा है, बाहर निकले को तो पिटेगा, तो वोटिंग सेंटर पर जा नहीं पाता था। तो बात ये हो गई कि मास्क लगाना, मास्क लगाने का मतलब क्या था कि जो वायरस था वो हमारे नाक के जरिए, मुंह के जरिए अंदर जाता था, तो उसका वो रास्ता बंद कर दिया। हाँ, और दूसरी बात सोशल डिस्टेंसिंग, ऐसा कोई हमारे पास भी ना आए, उससे लंबा रहो। तो एक जगह बोगस वोटिंग काटा गया, मरे हुए जो झूठे नाम थे वो निकाले गए, और जो सीरियस जेन्युइन वोटर है वो वोटिंग सेंटर तक जा पहुंचे। ये डबल एक्शन जो थी ना, वो ममता ने सपने में भी नहीं देखी थी कि ऐसा हो सकता है, ऐसा कर सकते हैं। कॉलोनी के बाहर जाने के लिए गुंडा कर दिए, चलो कॉलोनी में ही वोटिंग बूथ लगा दो। तो ये सब ममता ने नहीं सोचा था जब आंदोलन में उतरी थी। मैं एक तरीके से मानता हूं कि ममता के ये चुनाव में ममता का जरांगे पाटिल हो गया। जरांगे पाटिल का हवा हवा तो मीडिया ने भरी थी, वो तो गुब्बारा था। जब हाईकोर्ट, मुंबई हाईकोर्ट की पिन लग गई तो हवा निकल गई, 7वें दिन भाग गया था, याद है? जरांगे पाटिल का आंदोलन गणपति के दरमियान चल रहा था, हवा निकल गई। तो इस ढंग से पहले फेज में ममता की हवा निकल गई है, हवा निकल गई है, और ये तो होनी था और दिखाई दे रहा था। मैं तो आज नहीं बोल रहा हूं, मैं पिछले 2-3 महीनों से ममता हार रही है बार बार बोल रहा हूं मैं। बीजेपी जीतेगी वो उसका परिणाम है। बीजेपी, मैं नहीं मानता कि बीजेपी अपनी क्षमता के कारण ये चुनाव जीतेगी। ममता के हारने के कारण बीजेपी जीतते हुए मैं दिख रहा हूं, और 3 महीने से देख रहा हूं, क्योंकि जो अलग अलग वीडियो में देख रहा था बंगाल के, तो जो दिखाने वाला था उसकी तो बात मैं नहीं सुनता था। मैं जिसको दिखा रहा था वो वोटर, वो वहां का नागरिक, वो वहां की जनता, उसके चेहरे देख रहा था। और मुझे देखो, कुछ बातें ऐसी होती है ना, वो सामने होती है वो समझ नहीं पाते। वो धुरंधर फिल्म का गाना है ना, तो उसमें वो क्या बोलता है, आधी बातें आंखें बोले, बाकी आधी खामोशी कह दे। मैं उसी ढंग से बंगाल के पूरे वीडियो देख रहा था कि कहने वाला क्या कह रहा है, मैं वो नहीं सुन रहा था। मैं
उस वोटर की, वो सामान्य इंसान जो है बंगाल का, उसकी आंखें क्या कह रही है वो मैं सुन रहा था, उसकी खामोशी जो बता रही थी वो मैं सुन रहा था। तो कैसे, मुझे ये किसने बताया? वो फिल्म के गाने ने बताया। वो जो बोल रहा है कि आधी बातें आंखें बोले, आधी बातें खामोशी कह दे, ना हम जुबा की तलाश है। आप रिपोर्टर्स को जिस जुबान में जवाब चाहिए, उस जबान में भाषा, उस भाषा में बोलने वाला मिल ही नहीं रहा था, लेकिन फिर भी कह रहा था। पूरा चुनाव एक एक फिल्म के गाने में आ रहा है। धुरंधर के उस गीत के उस 3 लाइनों में मैं मानता हूं कि पूरा बंगाल का चुनाव का एनालिसिस है। वो मैं उस तरीके से देख रहा था, इसलिए मैं बोल रहा था कि पहले पहले में ही आपको जवाब मिल जाएगा। भाव, जिस तरीके से आप चीजों को समझते हैं और जिस तरीके से आप पूरी गहन जांच करते हैं या मुआयना करते हैं या समीकरण बैठाते हैं, वैसा कोई समझ भी नहीं पाता है। लेकिन अभी जिस तरह से आज गृह मंत्री अमित शाह ने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया बंगाल में और ये कहा कि पहले चरण में 110 सीटें बीजेपी को आ रही हैं। अब क्योंकि आप तो शुरुआत से फरवरी महीने से कह रहे हैं कि 150 से ज्यादा सीटें बीजेपी को आएंगी इस चुनाव में, आपका आंकलन आज की तारीख में ये 93% मतदान देखकर क्या कहता है? देखो, बाकी ओपिनियन पोल वाले, ट्रैकर वाले तो 2-3 महीने से बीजेपी को 100 के आसपास भी नहीं जान पहुंचने देते थे, याद है आपको? और तब मैं 150 प्लस बोल रहा था। अब जाके ये लोग एक ओपिनियन पोल, ट्रैकर वगैरह 130 वगैरह बता रहे। तो जहां मैं 2 महीने पहले था, यहां तक पहुंचने में उनको टाइम लगा है। तो मैं बुलेट ट्रेन से दौड़ रहा हूं, ये पैसेंजर से चल रहे, तो मैं क्या करूं? क्योंकि आप, एक बात होती है, देखो, एक बात मैं विजुअल आपको बताता हूँ, वो विजुअल जाके देखो आप, चाहिए तो आपके वीडियो में डाल दो। वो माहौल क्या है, अजीत अंजुम वगैरह आप तो जानते हो उनको, पुराने पत्रकार है, वो जाकर इंटरव्यू करते हैं और कैमरा सामना जो हो रहा है वो दिखाई दे रहा है। वो पूछता है अच्छा माहौल क्या है, दीदी का क्या चल रहा है, वगैरह वगैरह बोलता है, और राजीव रंजन और अजीत अंजुम। लेकिन सामने वाला जिसको सवाल पूछा है वो क्या जवाब दे रहा है, क्या ये सुनते हैं? अगर उसको सुनना और समझना है तो उसको देखना जरूरी है। बॉडी लैंग्वेज की जो डेफिनेशन है वो समझो। बॉडी लैंग्वेज की जो डेफिनेशन है उसमें बताया गया है कि जो भाषा हम बोलते हैं, जो शब्द हम बोलते हैं, उस शब्दों से हम ज्यादा से ज्यादा 7 to 9% कम्युनिकेट करते, और 90% हम, हमारी बॉडी कम्युनिकेट करती है। बल्कि आंखें, नाक, चेहरा, हमारे हलचल बहुत कुछ बताती है। कभी कभी शब्द बोलते हैं, उसके ऊपर अलग बॉडी बोलती है। इसमें मैंने बहुत सारा स्टडी किया है, मैंने उस पर के बहुत वीडियो देखे। तो एक अमेरिका में एक जगह 2 बच्चे गायब हो गए थे, और वो महिला जिसके बच्चे थे और उसका पति रो रो कर कैमरे पर आह्वान कर रहा है, भाई किसके पास हो, किसी ने छुपाया है, किसी को कुछ पता है तो बताओ बताओ, हमारे बच्चे खो गए, और रो रही है। तो पुलिस को बॉडी लैंग्वेज पर ट्रेंड करने वाला कोई एक और इंसान था। वो कहीं दूर 1000 किलोमीटर दूर बैठे शहर में वो खबर देख रहा था। वो बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट था और पुलिस को ट्रेनिंग करता था। उसने उस लोकल पुलिस को फोन किया और बोला इस महिला को उठा के अंदर ले लो, इसी ने कुछ गड़बड़ की है, इसी ने ही अपने बच्चे गायब किए। और जब वो खोज पुलिस करती है तो वो कबूल करते हैं उसने ही अपने बच्चों को मार डाला। अजीब बात है कि नहीं? वो 1000 किलोमीटर दूर बैठकर वो जज करता है ये महिला झूठ बोल रही है सरासर, इसके आंसू तक झूठे हैं, वो कबूल करती है। और एक उसमें बढ़िया एक महिला, काली महिला,
वो ब्लैक महिला है और वो कोई एविडेंस देने के लिए कोर्ट में आई है, उसके पहले उसका टीवी पर चल रहा था और बाद में बाहर आने के बाद फिर उसका इंटरव्यू लिया है। तो वो दोनों कंपेयर करके उसने दिखाया, वो अंदर जाने के पहले का उसका चेहरा देखो, बाहर आने के बाद देखो, तो पता चलता है उसके आईब्रो बता रही है ये पहले झूठ बोल रही थी। और कोर्ट में जब झूठी साबित होती है तो उसके बाद आकर आने के बाद उसकी आईब्रो देखो तो उसकी हलचल बता देती है कि देखो, आप देखते हो ना, ऐसे ऐसे हाथ करने वाले लोग होते। राजदीप सरदेसाई देखो, उसको मालूम है वो झूठ बोल रहा है। पुण्य प्रसून वाजपेयी देखो, उसको मालूम है वो झूठ बोल रहा है। कहीं हाथ से सच्चाई निकल न जाए इसलिए वो इस ढंग की बॉडी करती है। तो मैं बॉडी लैंग्वेज देखता हूं, मैं एंकर को नहीं सुनता, मैं सामने खड़े आम आदमी जो है ना उनको देखता हूं, उनके हलचल देखता हूं, उनके आंखें देखता हूं और समझने की कोशिश करता हूं कि असलियत में क्या है। कोई बोल नहीं रहा था, बिल्कुल बोल नहीं रहा था। उसका कारण समझती हो? डर। जब बोल नहीं रहा है इसका मतलब फटने वाला है। कुकर में सेफ्टी वॉल होता है, कुकर की सीटी का मतलब क्या है? सेफ्टी वॉल है। तो जो कल हुआ है वोटिंग में, कल जो कुछ हुआ है वो कुकर फटा है। 90 to 93% वोटिंग, वो बोल नहीं रहा था कुकर। जब बोल नहीं रहता है ना कुकर तो नीचे का गैस बंद करना पड़ता है, भाप और नहीं इकट्ठा हो जाए। तो बोल नहीं रहा था, उसका मतलब बहुत सारे एनालिस्ट समझ नहीं पा रहे। वो बोले डर है, डर है। जब डर है तो फटता है। मरने वाला, हमारे मराठी में एक बढ़िया कहावत है, डुक्कर मुसंडी। उसका मतलब ये होता है जो सुअर होता है, डुक्कर मराठी में उसको डुक्कर बोलते हैं। तो वो जब घेरा जाता है उसको पता चलता है बचने वाला तू नहीं हूं, तो वो पूरी ताकत इकट्ठा करके जान लगा के बोलता है इसको साला धक्का दूंगा शेर को, शायद उसका बैलेंस निकल जाए तो मैं छूट सकता हूं। तो वो पूरी ताकत इकट्ठा करके जो धक्का देता है उसको डुक्कर मुसंडी बोलते हैं। कल जो वोटिंग हो गई है उसको मैं डुक्कर मुसंडी बोलता हूं। और ये तो मैं आज की बात नहीं, मैं पिछले 2 महीने से बोल रहा हूं कि बंगाल के वोटर ने तय किया कि ममता को हराना है, बीजेपी को जिताने की बात नहीं है। और ये बात बनते बनते गया है ना, वो बांग्लादेश में जो कुछ 2 साल पहले से हो रहा है हिंदुओं पर, वहां की पॉलिटिक्स है, लेकिन हिंदुओं को क्यों मार रहे हो? ये सवाल यहां के हिंदुओं के दिमाग में है कि हसीना वाजेद और खलीदा जिया उनका झगड़ा है पॉलिटिकल, जमाते इस्लामी और हसीना वाजेद का झगड़ा है, उसमें बीच में हिंदुओं को क्यों मार रहे हो? ये यहाँ के बिल्कुल सटे हुए बंगाल के हिंदुओं के दिमाग में है कि इसके बावजूद अगर ममता मुस्लिमों का लांगुल चालन कर रही है, तुष्टीकरण कर रही है, तो ममता बचा कुचा जो बंगाल है उसको भी बांग्लादेश बनाएगी तो हम जाएंगे कहाँ? ये सवाल उनके दिमाग में है। जो स्टूडियो में बैठे, यूनिवर्सिटी में बैठे, उनको ये समझ में नहीं आएगा, वो समझेंगे ही नहीं, क्योंकि वो थियरी पर चलते हैं। वो थियरी उनका ज्ञान है, अनुभव उनका ज्ञान नहीं है। भाऊ तोरसेकर पॉलिटिकल साइंस पढ़ा ही नहीं है, सीखा ही नहीं है। मैंने अनुभव से राजनीति समझी है, 50 साल से ज्यादा पत्रकारिता की है। तो जो राजनीति राजनेता करते हैं उनको समझकर मैं अपना आकलन करता हूं और उसका विश्लेषण करता हूं। और इसलिए बात यह है कि जो कुछ हमें दिखाई दे रहा है तो देखो, अपनी थियरी अलग रखो, अनुभव के आधार पर थियरी बनती है। ये थियरी के आधार पर अनुभव करना चाहते हैं तो थियरी पर अनुभव बेस नहीं होता, थियरी अनुभव। इसलिए मैं जो देख रहा था वो मुझे समझ में आ रहा था, लोगों के मन में गुस्सा है, लोगों के मन में गुस्सा है।
और इसी को अमित शाह ने हथियार बनाया कि उनको मालूम था कि ममता को थोड़ा छेड़ो तो उकसा जाती है, गलतियां करती है, और उसको पिछले 3 महीने से गलतियां करने पर बाध्य किया था। उसका परिणाम हम देख रहे, क्योंकि वो जब जितनी गलती करेगी वो जोर शोर से मुस्लिमों की तरफ झुकती गई, और आखिर में उसे पता चला कि गड़बड़ हो गई है, तो अब हिंदुओं को डरा रही है कि मैं हिंदू मुस्लिमों के बीच दीवार बन के खड़ी हूं, अगर ये दीवार गिर गई तो मुस्लिम तुमको मारेगा, ये अब हिंदुओं को डरा रही। तो वो पता समझाता है हमको कि उसने मान लिया कि वो हार रही है, उसने मान लिया है। कल कोई स्टेटमेंट आ गया ना कि अगर बंगाल में हार गई तो दिल्ली से आपको उखाड़ दूंगी, इतना आसान है, अपना किला पहले साबुत रखो। तो ये मान रही है वो। और एक वायरल हुआ है ना कि रहेगा तृणमूल तो फिर मिलेंगे। क्यों नहीं रहेगा भाई, तुम रहोगी तो तृणमूल रहेगा ना। तो मैं नहीं रहूंगी, यह आशंका उसके माइंड में पैदा हो गई। भाव, पहले दौर में अगर सीटों के हिसाब से आपसे पूछूं तो जैसे 110 सीटें अमित शाह कह रहे हैं, आपके हिसाब से आपको क्या लगता है यही पहला दौर है जहां पर बीजेपी ने जितनी ज्यादा बढ़त बना ली तो उतना रास्ता बीजेपी का आसान हो गया, और अगर 142 बाकी सीटें जिनको 29 अप्रैल को वोट होना है वहां पर बीजेपी के लिए क्या दिखता है आपको, क्या ऐसा ही पैटर्न होगा वोटिंग का? देखो, आप अगर कभी कभी ने, आप तो स्कूल में गई हो, कॉलेज में गई हो, बोर्ड की, यूनिवर्सिटी की परीक्षा दी है, तो जब क्वेश्चन पेपर आपके हाथ में आता है तो आप उसमें आसान क्वेश्चन कौन से देखते हो? वो पहले आसान क्वेश्चन साफ कर देते हो। तो आपको ये पता चलना चाहिए, ये लोग हमेशा गधे साले, ये चुनाव आयोग पर बीजेपी से मिला हुआ आरोप करते, वो सबसे पहला टाइम टेबल देखो, वोटिंग का जो टाइम टेबल है उसका पैटर्न देखो। दो फेज में चुनाव हो रहा है, तो उस चुनाव में अगर बीजेपी के लिए आसान चुनाव क्षेत्र है वो पहले फेज में आता है, तो ये बीजेपी को आसान बनाने के लिए चुनाव आयोग ने नहीं किया है। चुनाव आयोग पर आरोप करना है तो वो करो कि आपने ऐसे कैसे किया कि जहां बीजेपी के लिए आसान चुनाव क्षेत्र है वो पहले फेज में ले लिए, और बीजेपी के लिए मुश्किल है वो दूसरे फेज में ले लिए। यहां आपको नहीं दिखाई देता कि पक्षपात हुआ है? मैं बीजेपी का समर्थक हूं, फिर भी मैं बोल रहा हूं कि जो चुनाव 2 फेज में है वो देखो तो पता चलता है कि चुनाव आयोग ने बीजेपी को फेवर किया है। आसान क्वेश्चन जो है वो पहले फेज में रखे हैं, और मुश्किल क्वेश्चन है वो दूसरे फेज में रखे। अगर जल्दी आप पहला फेज जो है वो क्वेश्चन आप आसानी से पूरा कर देते हो तो आपके लिए दूसरा फेज मेहनत करने के लिए बच जाता है। तो जब पहले फेज में अमित शाह बोल रहे कि हम 110 सीटें जीत रहे हैं, तो उनके लिए टाइम बचा है, उधर से भी अच्छे नंबर लाए। तो देखने का तरीका होता है ना, ये हाँ ये कमजोर है, ये तगड़ा है, अब बचा कुचा है, बीजेपी को वहां से लाना पड़ेगा। अरे वो 152 में शायद 120 130 भी ला सकते हैं, क्योंकि वो आसान क्वेश्चन पेपर था, वो हो गया है। अब मेहनत का है, अब मेहनत का है। तो मेहनत तो वो शुरू से करते आए। देखो, एक बात होती है, मैं बोल रहा हूं कि चाय हमारे आजकल चाय की कप और सॉसर होता है ना, बसी होती है, हम मराठी में बोलते हैं। तो वो 1.5 इंच की चाय जो होती है 2 इंच की है ना, वो प्लेट में फैली तो उसकी ऊंचाई कम हो जाती है। ऊंचाई जितनी बड़ी वो चुनाव आप जीत गए। तो आप कम वोटों में भी चुनाव जीत सकते हो। अगर आपका वोट पूरे बंगाल में फैला हुआ है, ओवैसी जो है, ओवैसी ने बिहार में कुछ 30-32 सीटें लड़ी थी,
6 लेकर आए। कांग्रेस क्यों नहीं लाई? कांग्रेस का वोट पूरा बिहार में फैला हुआ था, तो उसकी ऊंचाई कम थी, तो उसकी प्लेट में फैली हुई चाय थी, ओवैसी की कप में थी, तो वो चुन कर आ गए। तो चुनाव के तरीके जो है ना वो हमें समझने पड़ते हैं, और इसलिए मुश्किल है। लेकिन बीजेपी को मालूम है, बीजेपी ने, मैंने एक वीडियो बनाया था, 182 बनाम 112, मतलब ये था कि जहां 35 से लेकर 70% तक मुस्लिम बहुल वोट है, वहां बीजेपी ने मेहनत नहीं की है। बीजेपी ने 182 सीटों पर तगड़ी मेहनत की है कि इसमें से 152 155 चुनकर लाने हैं, और 112 जो सीटें जो 35 से लेकर 70% तक मुस्लिम वोट है वहां लड़ेंगे, लेकिन उसमें से 10-12 आए तो भी बहुत है। ये बीजेपी ने तय किया था, उससे रणनीति बनाई थी, तो उससे निकलकर सेकंड फेज में अब वो सब है। वो सेकंड फेज में अगर उसमें 20, 25, 30 सीटें आती तो बीजेपी के लिए बोनस है, क्योंकि बीजेपी ने 152 सीट 182 सीटों पर 152 जीतने की, 150 जीतने की स्ट्रेटेजी बनाई है। इसके आगे आएगा वो बोनस है। देखो एक बात होती है, आप 1 रन से भी मैच जीतते हो, एक 100 रन से भी जीतते हो, लेकिन 1 रन भी ज्यादा किया तो आप जीत गए हो, सरकार बनेगी। तो बीजेपी ने रणनीति ऐसी बनाई कि 150 तो लाना है, यानी सरकार बनानी है, उस पर पहली मेहनत की है, और उसके बाद बोनस के लिए ट्राई किया है। तो यह रणनीति है, वो सक्सेसफुल होते हुए फर्स्ट फेज में दिखाई दे रही है। वो अमित शाह 110 वगैरह बोलते हैं, उस पर मैं ज्यादा ध्यान नहीं देता। लेकिन भाऊ आपके हिसाब से बीजेपी जो है वो 160 170 तक पहुंच ही जाएगी? बोनस के लिए तैयारी सेकंड फेज में है, और पहले फेज में 150 के आसपास आपको लग रहा है, 110 20 जो भी आंकड़ा है, मतलब वहां तक पहुंच जाएगी। लेकिन भाऊ ममता बनर्जी के लिए सबसे मतलब क्या चीज सबसे ज्यादा कमजोर रही है? क्योंकि इस बार तो ये भी हुआ ना कि बुरके में जो महिलाएं आ रही थी उनकी भी अच्छे खासे तरीके से वेरिफिकेशन हो रहा था, चुनाव आयोग ने इसके भी बंदोबस्त किए थे। नहीं, वो गलत रास्ते पर चली गई। मैंने एक कोई हिंदी पॉडकास्ट में 2-3 जगह बोला भी कि इसको हेमंत सोरेन के रास्ते से जाना चाहिए, तो वो केजरीवाल रोड से निकल गई। केजरीवाल पूरा का पूरा कोर्ट कचहरी में फंसा रहा, संघर्ष में फंसा रहा, और हेमंत सोरेन जेल गया, लेकिन भाई को मुख्यमंत्री बनाकर रख दिया, पत्नी के हाथ में पार्टी सौंप दी, 2-3 महीने के बाद आ गया और चुनाव लड़ा और बीजेपी को हराया। बीजेपी को हराना मुश्किल नहीं है, लेकिन गलत तरीके से नहीं हरा सकते। हेमंत सोरेन ने हराया ना, कौन सी बड़ी बात है? तो आप मीडिया के लिए चुनाव लड़ रही है, ममता मीडिया के लिए चुनाव लड़ रही है, रोज मेरी हेडलाइन होनी चाहिए, वोट नहीं मिले तो परवाह नहीं, वहां फंसी ममता। और मैं आज भी बोल रहा हूं, और पिछले 15 दिन से बोल रहा हूं, ममता 100 के पार जाने वाली नहीं, 100 क्रॉस नहीं करेंगे। लेकिन अब मुझे लगता है कि क्या ममता 50-60 भी क्रॉस करेगी? 2011 का चुनाव देखो, उस समय के ओपिनियन पोल देखो, आंकड़े उपलब्ध है, आपको पता चलेगा। जब सुनामी आती है तो कुछ बचता नहीं। सीपीएम की हालत क्या हो गई देखो। बुद्धदेव भट्टाचार्य अपने किले में हार गए थे, ममता भवानीपुर भी हार जाएगी। तो बीजेपी को कितने सीट 200 हो गए नहीं हो गए उस पर नहीं, मैं ममता 50 क्रॉस करेगी कि नहीं ये देख रहा हूं। मुझे 4 मई का इंतजार ममता कितनी सीटें लाती है उस पर है। और मुझे लगता है कि शायद महाराष्ट्र में जैसे पूरी एमबीए महा विकास आघाड़ी जो थी वो 50 के नीचे रह गई, ममता 50 के नीचे रह जाएगी। भाव
अभी तो 29 अप्रैल को वोटिंग है 142 सीटों पर और 4 मई का जैसे आप कह रहे हैं इंतजार है। और सच में जिस तरह से वोटिंग प्रतिशत बढ़ा है, ममता के लिए खतरे की घंटी तो है। और पहले चरण में जो पैटर्न रहा है वोटिंग का, अगर वही पैटर्न सेकंड चरण में भी देखने को मिलता है भाव, तो फिर ममता का जाना तय है। और आप सही कह रहे हैं, अब देखना ये होगा कि ममता 50 से नीचे रहती है या 100 से नीचे रहती है। भाऊ आपने समय निकाला, आपका स्वास्थ्य बहुत सही नहीं है, आपको गले में भी थोड़ी दिक्कत है, इसके बावजूद आपने मेरे लिए समय निकाला और ये महत्वपूर्ण जानकारी बंगाल चुनाव पर मेरे दर्शकों को दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।